एपिसोड 187। मिस्टर रोनित बजाज। पूरी रात बीत चुकी थी। आयशा का खौफ अब सभी के अंदर इस कदर बैठ चुका था कि नींद किसी की भी आंखों में दूर दूर तक नहीं थी। केतकी, एक कप चाय पिला दे हमारे को। जानकी देवी उबासी लेते हुए केतकी को पुकारने लगी, मगर तभी उसे ये ध्यान आया कि केतकी तो पिछले 3 महीने से बेड रेस्ट पर है। मासा, मैं बना देती हूँ चाय। गीतांजलि सोफे से उठते हुए बोली। उसकी आंखों में बहुत नींद भरी भरी थी कि वो वापस से सोफे पर बैठ गई। तो रहने दे, अपनी बहू से बोल, सबके लिए चाय बना कर लाएगी। जानकी ने कुसुम की तरफ देखते हुए कही ये बात, तो वो बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। दादी सा, हम नहीं जा रहे कहीं। अरे, आप, आपको इतना भी ध्यान नहीं है क्या कि हम प्रेग्नेंट हैं? हम ठीक तरह से रेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। इसका असर हमारे होने वाले बच्चे पर भी पड़ रहा है। वो अपनी कमर पर हाथ रखते हुए जानकी से बोली, मारी से जुबान मत चला। मैं थारी दादी सास हूँ, तू ना है मारी सास। अगर तूने मारी से जुबान लड़ाई ना, तो मैं भूतनी आयशा को बुला लूँगी। जानकी ने जैसे ही आयशा का नाम लिया तो कुसुम डर के कारण अपनी जगह से खड़ी हो गई। और बच्चे का वास्ता मारे को मत देना। मैंने भी अपनी जवानी में बहुत काम करे हैं। अपनी गर्भ अवस्था के दौरान भी बहुत काम करे हैं। 5 बच्चे भी पाले। तो कोई अनोखा काम ना कर रही है तो दुनिया की अनोखी और पहली औरत ना है जो बच्चा जन रही है। गीतांजलि, केतकी, दीपिका, आराध्या, सावित्री, कल्याणी, हम सब ने अपनी गर्भावस्था में बहुत काम करे हैं। पता नहीं इस ज़माने की औरतों को क्या हो गया है। एक बच्चे में ही हालत ख़राब हो जाती है इनकी। जानकी ने कुसुम को इतनी खरी खोटी सुनाई कि वो अपनी जगह पर ही अब जम सी गई। जा लाडो, चाय बना ला सबके लिए। इस अवस्था में तो थाने को खूब काम करना चाहिए, बच्चे की सेहत के लिए अच्छा होगा। अब तो कल्याणी भी कुसुम को फोर्स करने लगी थी। हम हाँ, हम अकेले नहीं जाएंगे रसोई में, वहाँ आयशा का भूत है। कुसुम ने साफ मना कर दिया। तभी सावित्री बोली, कुसुम बेटा, सुबह हो गई है। सुबह सुबह भूत परेशान नहीं करते हैं, रात को ही करते हैं। अभी भगवान का नाम ले और सबके लिए चाय बना ला। और हाँ, साथ में कुछ खाने के लिए भी लेती आना, ठीक है? अब तो सावित्री के कहने पर कुसुम को अपनी माँ की बात माननी ही पड़ गई। अब तो कुसुम को ना चाहते हुए भी किचन में जाना पड़ ही गया। किचन में एंटर होते ही कुसुम ने सबसे पहले लहसुन प्याज की गांठ और एक माचिस की डिब्बी अपने पास रख ली, ताकि आयशा की आत्मा उसे परेशान ना कर पाए। तुम तो मरने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही हो। लगता है तुम्हारा एक और नया इलाज ढूंढना पड़ेगा हमें। कुसुम खुद से बड़बड़ाई। वहीं बाहर हॉल में सभी के सब अपना अपना सिर पकड़कर बैठे थे, क्योंकि कोई भी पिछली रात को ठीक तरह से सो नहीं पाया था। सभी ने एक साथ उबासी ली। तभी सावित्री बोली, इस लड़की ने तो मरने के बाद भी सबकी नाक में दम करके रख दिया है। जब जिंदा थी तब भी नाक में दम करके रखती थी। पक्का इस लड़की ने वहाँ ऊपर भी इसी तरह से उद्यम मचा कर रखा होगा। भगवान भी पछता रहे होंगे इसे अपने पास जल्दी बुलाकर।
सही कह रही है तू, बहुत शैतान है ये लड़की। कल्याणी ने अपनी बहू की बात पर हामी भरी, उबासी लेते हुए। तभी इतनी देर में अभय नीचे आ गया रेडी होकर। गुड मॉर्निंग दादी। जानकी के पैर छूकर अभय ने उसे ग्रीट किया और उसके पास वाले सोफे पर जाकर बैठ गया। तभी इंटरकॉम बजा। अभय ने वो इंटरकॉम अटेंड किया। हाँ ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। उसके बाद उसने वो इंटरकॉम एंड कर दी। कौन है बेटा? तभी जानकी ने अभय से पूछा। पता नहीं दादी, अब मिलकर ही पता चलेगा कि आखिर कौन है वो शख्स। अभय ने अपनी दादी को जवाब दिया। तभी मेन डोर पर दस्तक हुई। एंट्रेंस पर ब्लैक थ्री पीस सूट पहने एक आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में ब्लैक शेड्स थी और कलाई पर गोल्डन वॉच। वो शख्स देखने से अभय की ही उम्र का लग रहा था। उसने अपनी आंखों पर से अपने शेड्स उतारे और अपनी कर्कश आवाज में बोला, हेलो मिस्टर राठौड़। हेलो मिस्टर। अभय ने बस हेलो किया उस शख्स को, क्योंकि अभय उस आदमी को नहीं जानता था। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस शख्स ने अभय से पूछा। वो अभय ने अपना सिर हाँ में हिलाया। ऑफ कोर्स, प्लीज कम इन। अभय के कहने पर वो शख्स राठौड़ महल के अंदर दाखिल हुआ, जहाँ उसकी नज़र सबसे पहले हॉल के सेंटर पर टंगी आयशा के फ्रेम पर पड़ी, जिस पर माला चढ़ी हुई थी फूलों की। अभय की नजरें उस शख्स की नजरों से को देख रही थी। वो शख्स आयशा की तस्वीर बहुत ही गौर से देख रहा था और अचानक ही उसके माथे पर परेशानी की लकीरें आ गईं। ये मेरी वाइफ थी, ये अब नहीं रही इस दुनिया में। अभय की आवाज़ उस शख्स के कानों में पड़ी। ओह, फिर तो मेरा यहाँ रुकना बनता ही नहीं है। मैं इनसे ही मिलने आया था, मगर एनीवेज मैं चलता हूँ अब। इतना कहकर वो शख्स दरवाजे की तरफ मुड़ा। तभी अभय ने उसे आवाज़ लगाई, आपका नाम जान सकता हूँ क्या मैं? और आपका काम भी? बिना पीछे मुड़े उस शख्स ने जवाब दिया, रोनित, रोनित बजाज। ओके मिस्टर बजाज, चलिए मैं आपको बाहर तक ड्रॉप कर देता हूँ। फिर अभय भी रोनित बजाज के साथ महल से बाहर आ गया, उसे बाहर तक छोड़ने के लिए। मिस्टर बजाज, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको मेरी वाइफ से क्या काम था? अभय ने रोनित से पूछा। ये ऑफ कोर्स, एक्चुअली कुछ महीनों पहले मैंने और मेरी वाइफ ने हमारे लिए एक सरोगेट मदर हायर करी थी, मगर पता नहीं किसने किसने मेरा और मेरी वाइफ के एग्स चुरा लिए हैं और हमारी सरोगेट मदर को भी जख्मी कर दिया है। बस इसी सिलसिले में मैं उनसे हेल्प चाहता था, क्योंकि मुझे डॉक्टर पुलकित ने उनका नाम सजेस्ट किया था बेस्ट वकील के लिए। मगर शायद डॉक्टर पुलकित को ये बात मालूम नहीं रही होगी कि मिसेस राठौड़ अब इस दुनिया में नहीं रही। रोनित ने जब अभय को ये बात बताई तो अभय एकदम से हैरान रह गया, ये बात सुनकर कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो किसी के एक्स चुरा ले। ऐसे कैसे हो सकता है? अभय काफ़ी ज़्यादा शॉक था। तभी रोनित ने उससे पूछा, वेल, आपकी वाइफ के साथ हुआ क्या था? अभय ने छूटते ही उससे जवाब दिया, उनका मर्डर हुआ था।
आज भी उनके कातिलों को ढूंढ रहा हूँ। अभय ने जवाब दिया और अपनी आंखें मूंद ली, क्योंकि उसका दिल अब भी 3 महीने पुराने बीते हादसे को याद करके दुखता था। ओह, होप सो आप जल्द से जल्द अपनी वाइफ के कातिल को ढूंढ लें और उस कातिल को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएं। रोनित ने अभय के लिए प्रे करी तो अभय भी उसके लिए प्रे करते हुए बोला, भगवान करे कि जल्द से जल्द आप भी अपनी और अपने वाइफ की गुनहगार को ढूंढ निकालें, जिसने आपके एक्स चोरी करे हैं और आप दोनों के माता पिता बनने का सपना चूर चूर करा है। उसके बाद रोनित ने अभय से हैंडशेक किया और वहाँ से चला गया। तभी वहाँ पर कुसुम आ गई। अभय, आपकी चाय ठंडी हो रही है, चलिए आप फैलकर चाय पी लीजिए। अभय के कंधे पर हाथ रखते हुए वो उससे बोली। अपना कंधा झटकते हुए अभय कुसुम पर चिल्लाया, तुम कितनी बेशर्म हो, रोज मुझसे बेइज्जत होती हो, फिर भी नहीं सुधरती हो तुम। कितनी बार कह चुका हूँ मैं तुमसे कि तुम मुझसे दूर रहा करो। एक बार में तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है क्या? अभय के चिल्लाने की आवाज़ तो अंदर हॉल तक जा रही थी, इसलिए सभी के सब अपनी अपनी चाय छोड़कर बाहर आ गए, ये देखने कि आखिर अभय किस पर चिल्ला रहा है। कुसुम की आंखें नम थीं। उसकी नम आंखों को देख गीतांजलि अभय को डांटने लगी, तो क्यों बार बार मेरी बहू को रुलाता है? मगर अभय ने कोई जवाब नहीं दिया, पलटकर अपनी मां को और सीधा घर के अंदर चला गया। वहीं बजाज मैंशन के अंदर रोनित दाखिल हुआ। हॉल में इस वक्त उसकी मां दमयंती देवी और पिता ललित बजाज मौजूद थे। उनके साथ में उनकी छोटी बेटी यानी कि रोनित की छोटी बहन दिव्या बजाज और रोनित की वाइफ श्रेया बजाज भी मौजूद थी। रोनित, मिली वो आपको? श्रेया ने टूटी हुई आवाज में उससे पूछा। तो अपनी भौं सिकोड़ते हुए दिव्या ने पूछा, किसकी बात कर रहे हो आप भाभी? वकील की। अब डॉक्टर पुलकित ने हमें एक एडवोकेट सजेस्ट करे हैं जो रूबी के खिलाफ केस लड़ेंगी और रूबी के साथ मिले उस शख्स को भी पकड़ेंगे जिसने हमारे एक्स चुरा लिए हैं, यानी कि जिसे रूबी ने हमारे एक्स बेचे हैं। श्रेया ने जवाब दिया। तभी दमयंती देवी बोली, रानी बेटा, मिली क्या वो आपको? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो हमारी बात का? नहीं मॉम, शायद से किस्मत भी हमारा साथ छोड़ चुकी है अब। रोनित ने बस इतना ही जवाब दिया कि तभी उसके पिता बोले, आप कहना क्या चाह रहे हो बेटा, साफ साफ कहो। गहरी सांस छोड़ते हुए रोनित ने जवाब दिया, डैड, जो वकील डॉक्टर पुलकित ने हमें सजेस्ट करी थी वो थोड़ा सा रुका और फिर जवाब दिया, वो तो अब इस दुनिया में है ही नहीं, उनकी तो कुछ महीनों पहले डेथ हो गई। रोनित ने जैसे ही ये बात कही तो वो सबके सब हैरान हो गए। तभी दिव्या बोली, आप लोग किस वकील की बात कर रहे हैं? एडवोकेट आयशा सिंह बेदी की। रोनित ने जैसे ही दिव्या को आयशा के बारे में बताया तो एकदम से वो 2 कदम पीछे के लिए हटी। इसका मतलब करण मुझे चीट नहीं कर रहा था, बल्कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए वो मुझे पिछले 3 महीनों से इग्नोर कर रहा है और मैं बेवकूफ़ ये समझ रही थी कि करण को कोई और लड़की पसंद आ गई है, इसलिए वो मुझे इग्नोर कर रहा है। दिव्या,
ये सब बातें अपने मन में कह रही थी। तभी दमयंती देवी बोली, तो फिर आगे क्या करना है? आई डोंट नो मॉम, देखते हैं कि आगे हम क्या कर सकते हैं। रोनित ने जवाब दिया अपनी माँ को और फिर वहाँ से चला गया। वहीं दिव्या भी अपने रूम में चली गई। उसने डोर को अंदर से लॉक कर दिया और अपने फ़ोन में करण का नंबर डायल करने लगी। पहले की 2 कॉल्स तो करण ने पिक नहीं करी, इग्नोर कर दी, मगर तीसरी कॉल उसे पिक करनी पड़ गई दिव्या की। बोलो, क्या कहना है? करण ने र्यूड टोन में दिव्या से कहा। आई एम सॉरी करण, आई एम रियली सॉरी। मुझे लगा कि तुम मुझे इसलिए इग्नोर कर रहे हो इतने महीनों से क्योंकि तुम्हें कोई और लड़की मिल गई है। मगर मुझे ये बात अभी अभी अपने भैया से पता लगी है कि तुम्हारी बहन आयशा अब नहीं रही इस दुनिया में। दिव्या सिसकते हुए उससे बोली, मगर करण ने कुछ रिएक्ट नहीं किया उसकी बात पर, क्योंकि वो और उसका परिवार अभी तक आयशा की मौत के सदमे से उभर नहीं पाया था। करण, तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ था? भावुक स्वर में दिव्या ने उससे पूछ लिया। मेरी बहन का। उसके बाद करण ने दिव्या को वो सारी बातें बताई जो आयशा के साथ हुई थी 3 महीने पहले। तो क्या तुम लोगों को अभी तक कातिल का पता नहीं चला आयशा के? दिव्या ने करण से पूछ लिया। तो करण ने ना में जवाब दिया, नहीं, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। भगवान तुम्हारी बहन की आत्मा को शांति दे और उसके कातिल जल्द से जल्द पकड़े जाएं। यही प्रे करती हूँ मैं भगवान से तुम्हारी बहन के लिए। दिव्या को नॉर्मल करने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर करण ने उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और कॉल को एंड कर दी। वहीं मान्यता और मानसी अब कुसुम को अपने रास्ते से हटाने के बारे में प्लान बना रही थी। ये गांव की गंवार खुद को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट नहीं समझती है, मानसी मान्यता से बोली। तो उसने भी मानसी की बात पर हामी भरी। कोई बात नहीं, जैसे हमने आयशा को अपने रास्ते से हटाया वैसे ही इसे भी हटा देंगे। मानसी ने कैजुअली मानसी से कही ये बात। मगर इसे हम हटाएंगे कैसे अपने रास्ते से? ये नागिन तो फैलती ही जा रही है। मानसी को तो अब टेंशन होने लगी थी कुसुम की वजह से। कोई बात नहीं, हम इस नागिन का फन ही कुचल देंगे, फिर भले की कैसे। मान्यता ने बिल्कुल नॉर्मल सी टोन में मानसी को जवाब दिया। हम जा रहे हैं बाराती बनकर अभय की शादी में। ढेर सारी बधाई भी तो देनी है हमें अब उसे। मान्यता तिरछी मुस्कान के साथ बोली। तो मानसी समझ गई कि ज़रूर मान्यता के दिमाग में कोई नई खिचड़ी पक रही है। चलो चलते हैं बाराती बनकर, कल से शादी की रस्में भी शुरू हैं। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि ये कुसुम प्रेग्नेंट कैसे हुई आखिर? मानसी अपना सिर खुजलाते हुए मान्यता से बोली। इसका जवाब हमें हमारा दोस्त अभय ही देगा कि आखिर उस बेचारे के साथ ये सब हो क्या रहा है। आफ्टर ऑल हम हमारे दोस्त के जिगरी यार जो हैं, हमारा दोस्त हमसे कुछ नहीं छुपाएगा, अपना पूरा दिल खोल कर रख देगा हमारे आगे। मान्यता ने जवाब दिया और फिर उन दोनों ने एक दूसरे को हाई फाइव दिया, क्योंकि अब वो अपने नेक्स्ट मिशन पर चल पड़ी थी।
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का सब एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं अपने व्यूज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।